अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इतनी कोई सख्त ड्यूटी लग चुकी है सोहेल वड़ाइच साहब की, इतना सख्त मुकाबला चल रहा है, तीसरा दिन है, तीसरा आर्टिकल है। असूलन अमूमन वो इस तरीके से आर्टिकल्स लिखते नहीं हैं, तो ये अस्करियत बामुकाबला अक्सरियत की तरफ अब बात चली गई है। एक चुटकी सिंदूर एक हमने सुना था बड़ा, वो मशहूर ज़माना एक भारतीय फिल्म का डायलॉग था। एक छोटा सा सॉरी और उसी सॉरी से जुड़ा है किसी का सुकून, किसी का चैन, और उसी के गिर्द इस निज़ाम का जो पूरी की पूरी सियासत है, जो आपकी पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, वो उसी के गिर्द एक सॉरी माफ़ी के गिर्द घूम रहे हैं। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे जो सिचुएशन इस वक्त सैलाब की बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, उस पर भी बात करेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट केपी के अंदर जो हालात हैं, क्लाउड बर्स्ट की खबरें इवन अब मरी से आ रही हैं इस हवाले से, तो बहुत अफसोसनाक कुछ चीज़ें वो हम एडअप करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगाज़ इसलिए कर रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच साहब ने तीसरा दिन को तीसरा आर्टिकल लिख दिया है। सोहेल वड़ाइच साहब अमूमन डेली आर्टिकल्स नहीं लिखते, कुछ मखसूस दिनों के ऊपर वो आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन न जाने ब्रसल्स में एक मुलाकात के बाद उनकी ड्यूटी कितनी सख्त लग चुकी है, या वो कौन से टास्क उन्हें सौंप दिए गए हैं कि अब तीसरा दिन तीसरा आर्टिकल। गालियां इतनी पड़ चुकी है ना सोहेल वड़ाइच साहब को। अफसोस भी बड़ा होता है कि अब इंसान फैसला करेंगे कौन शैतान है, इंसान फैसला करेंगे कौन फरिश्ता है। खुदा माफ़ करे, अब नाउज़ुबिल्लाह खुदाई के दावे भी अब इंसान करेंगे। तो और ये वो लोग हैं, सोहेल वड़ाइच जैसे लोग, ये वो लोग हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जनरेशन में नहीं है जिन्होंने इनको देखा हो या इनके हवाले से, लेकिन सुनते रहे हैं अपने बड़ों से और इवन अपनी जनरेशन के कुछ लोगों से भी कि सोहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम राइटर, सोहेल वड़ाइच जैसे लोगों को देख के लोग कहते थे कि बड़ा सहाफ़ी स्क्रीन पर बैठा हुआ है। अब साइज़ के अकॉर्डिंग नो डाउट वो बहुत बड़े हैं, लेकिन सहाफ़त उनकी कितनी बड़ी है, उसूल उनके कितने बड़े हैं, कितना उसूलों के ऊपर वो काम करते हैं, ये तो वाज़ेह हो गया है। ये जो ख़ास तौर पे पिछले 3 दिन से वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से वाज़ेह कर रहा है कि सोहेल वड़ाइच साहब कितने बड़े सहाफ़ी हैं और किस किस्म के उनके उसूल हैं। यानी आज वो अक्सरियत बमुकाबला अस्करियत पे उन्होंने आर्टिकल लिखा। आर्टिकल के अंदर वो मान भी रहे हैं, आर्टिकल के अंदर वो कह भी रहे हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी श्रिंक हो रही है। यानी ये तो मैंने पिछले काफ़ी 2 हफ्ते पहले का एक वीलॉग किया भी था कि इंटीग्रेशन हो रही है बाकायदा हमारे इदारों के अंदर। जिस तरह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर हमारे तमाम तर इदारों के अंदर बाकायदा इंटीग्रेशन हो रही है, बाकायदा लोग डाले जा रहे हैं आर्मी के ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स या रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स को डाला जा रहा है। आप देखें एनडीए में देख लें, आप नादरा देख लें, आप उठा के तमाम वो महकमे देख लें, तमाम वो डिपार्टमेंट्स देख लें जहाँ किस तरह से अपने लोग जो हैं वो एक एक करके लाए जा रहे हैं। और जब तमाम महकमों के अंदर या तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर वो तरीका कार मुकम्मल हो चुका है, प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, तो अब जो नज़रें हैं वो इस जानिब है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जाए, क्योंकि वो भी किसका बनता है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन से हल्की से इलेक्शन लड़ा है, कहाँ से सियासत में आया है, तभी कोशिशें की जा रही हैं कि उनको इलेक्शन में लाया जाए। तो सोहेल वड़ाइच साहब अपने आर्टिकल में मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी श्रिंक हो रही है, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि जो भी हो जाए लेकिन जो अस्करियत है मामलात उसी के साथ चलेंगे। वो कह रहे हैं कि हाथ मिलाकर अस्करियत और अस्करियत, मैं बड़ा आसान होकर कहूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अस्करियत वो कह रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, अस्करी यानी फौज को, अस्करी की आदत। अक्सरियत वो कह रहे हैं हुकूमत को, वैसे अक्सरियत तो इसके पास है नहीं, अक्सरियत वो कहना चाह रहे हैं जमहूर को। वो कह रहे हैं कि अक्सरियत जो है वो अब श्रिंक होती जा रही है, सिविलियन सुप्रीमेसी अब श्रिंक होती जा रही है। जमहूर जो है वो खुद को साबित करने में नाकाम हो चुका है, अक्सरियत जो है यानी जमहूर जो है वो गैर मुनज़्ज़म हो चुका है। हाथ मिलाकर अब अक्सरियत और अस्करियत चलेंगे तो मामलात यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यानी उन्होंने इतना बड़ा लंबा आर्टिकल तो लिख दिया, ये सब कुछ तो उन्होंने कर दिया। पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, फिर उन्हें दूसरे में कोई क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई। आप अंदाजा करें पूरा निज़ाम एक माफ़ी के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने जहन साजी कर दी, इमरान खान ने नौजवानों के जहनों को बदल दिया, इमरान खान ने हमले करवाए आर्मी के इंस्टॉलेशन के ऊपर। वो सब कुछ खत्म हो जाता है अगर एक सॉरी हो जाए। इसी तरीके से उन रहनुमाओं की छूट हो गई जिन्होंने आके पार्टी छोड़ दी, जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी उनकी छूट नहीं हुई, उन पर केसेस लगा दिए गए। तो ये पूरे का पूरा निज़ाम एक सॉरी, एक इगोइस्टिक किस्म की सॉरी के ऊपर चल रहा है। ईगो किसी की सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक माफ़ी हो जाए, एक सॉरी हो जाए तो यहाँ से निज़ाम आगे बढ़ेगा। अगर वाक़ईतन कोई बड़ी गलती होती तो माफ़ी पर तो ना मामले रफ़ा दफ़ा होते। मतलब ये अदालतें भी सॉरी वाले शख्स के इंतज़ार में हैं। ये सब कुछ फिर जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ फिर वहीं से चल रहा है जहाँ के हवाले से हवाले दिए जाते थे। इमरान खान ठीक कहते हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, इस मुल्क में कोई और ही लॉ है। ये फिर सारी बातें ठीक हैं, फैसले लिखे लिखाए आते हैं, वो सब कुछ ठीक है। यानी आज तक मलिक रियाज माफ़ी मांगे, मारक बलोच माफ़ी मांगे, अब आप उठाकर देख लें, किसी ने बंगालियों से माफ़ी मांगी है कभी, किसी ने कभी
मार्शल लॉज लगाने के ऊपर माफी मांगी है, 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, किसी ने माफी मांगी, क्यों स्नाइपर्स तैनात किए गए, इद्दत जैसा घटिया केस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बनाया गया, क्या किसी ने माफी मांगी है? यहाँ पर लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के घरों की बिजलियां काट दी गई, लोगों के बच्चों को उठा उठा कर तशद्दुद किया गया, करंट लगाए गए, किसी ने माफी मांगी? सियासतदानों के साथ जो जो हालात हुए, सियासतदानों को जिस तरीके से पार्टी से तो निकाला गया, जिस तरीके से कभी जलावतन कर दिया गया, इमरान खान जिस तरीके से जेल में उनको डाला हुआ है, माफी मांगी कभी किसी ने? कातिलाना हमला तक हो गया इमरान खान के ऊपर, कभी माफी मांगी आपने? या कभी किसी सियासतदान ने डिमांड भी आपसे की माफी मांगे? मतलब इमरान खान ने अपने लिए तो डिमांड नहीं की, माफी आपने मांगी अरशद शरीफ शहीद पर, ये मुल्क तंग कर दिया गया, उसे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, वापस उसकी लाश आई पाकिस्तान के अंदर, किसने माफी मांगी? किसने कहा कि हमने गलत एमी इतनी ज्यादा एफआईआर कटवा दी थी, गद्दारी तक के मुकदमे करवा दिए थे, उस बेचारे शख्स को, शहीद आदमी को वतन छोड़ के अरशद शरीफ शहीद को जाना पड़ा, किसी ने माफी मांगी? कभी इदारे से भी कभी माफी मांगी गई, किसी ने माफी मांगी हो कि यार ये मामलात ऐसे वो गलत हुए? अब सोहेल वड़ाइच साहब का आप लेवल चेक करें, फिर ऐसे लोगों को जब कहा जाता है ये बहुत बड़े कोई सहाफ़ी हैं, तो मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आता है। एक तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर अगर मुझे वो मिल जाए, ट्वीट मैंने एक बाकायदा सेव किया था, एक तहरीर, कि वो कह रहे हैं कि फैज़ों, यानी जनरल फैज़ का हवाला दे रहे हैं, और ज़हीरों, जनरल ज़हीर इस्लाम और जनरल ज़हीरों और जनरल फैज़ों ने सियासत, मीडिया और माशरे को जो चरखे और टीके लगाए, उन्होंने माशरत के, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जनरल फैज़ और जनरल ज़हीर जैसे लोगों ने माशरे की तबाही की। 2019 में यही जनरल फैज़ आयरन मैन था, सोहेल वड़ाइच के मुताबिक। बाजवा बेहतरीन सुपरमैन स्पाइडरमैन था। मैं ये खुद से एग्जैजरेट कर गई हूँ, लेकिन आयरन मैन वाक़यतन कहा था 2019 में अपने आर्टिकल में सोहेल वड़ाइच ने जनरल फैज़ हमीद को। तो जब कोई आर्मी चीफ होता है, सोहेल वड़ाइच साहब उसकी चापलूसी शुरू कर देते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब ये सारे, यानी ये कौन सी सहाफ़त है पाकिस्तान में? इतनी गिर तो गई है सहाफ़त, मज़ीद कितना गिराना है आपने इस सहाफ़त को? यानी जो शख्स आपको 2019 में आयरन मैन लगता था, आज आप कह रहे हैं, क्योंकि आज के आर्मी चीफ या आज के इदारे ने उसके खिलाफ इंक्वायरी खोली हुई है, तो आज आप कह रहे हैं जनरल फैज़ होंगे गलत, 10 जगहों पर होंगे, लेकिन उसी शख्स को आपने 2019 में जब उसके पास ओहदा था, आपने उसे आयरन मैन कह दिया, और आज आप कह रहे हैं कि इन्होंने माशरे की तबाही निकाली है इन लोगों ने। अब यहाँ पर जो नया आर्टिकल सोहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है, उसमें भी दोबारा सारा फोकस माफ़ी के ऊपर है। ये आर्टिकल्स जो बार बार छप रहे हैं, इसमें पैगाम अडयाला जेल के कैदी को है कि माफ़ी मांग लें। आज के आर्टिकल में पैगाम ये भी है कि अस्करियत और अक्सरियत के बीच सब ठीक नहीं है, कि जमहूर और फौजी इदारे के बीच सब ठीक नहीं है, मामलात कुछ ख़राब है, मामलात ख़राबी की जानिब है, और जो सिविलियन सुप्रीमेसी के अंदर एक श्रिंक आ रहा है, जो सिविलियंस किसी भी इदारे में अब कम कर दी किए जा रहे हैं, उस पर ये जो हुकूमत है ये खुश नहीं है इस वक्त इदारे से। ये भी आज सोहेल वड़ाइच साहब ने कहने की कोशिश की। ये भी बेसिकली एक अडयाला के कैदी को पैगाम है कि देखो इस हुकूमत और इदारे के दरमियान अब मामला ख़राब हो रहे हैं, तो आप बीच में डील के आ जाएं और आप माफ़ी मांगे और बाहर आ जाए मामला। ये एक मैसेज है जो कन्वे किया जा रहा है। अब मैसेज एक जानिब से तो कन्वे किया जा रहा है, आज तीसरा दिन है, क्या उस मैसेज का जवाब लेने की कोशिश की जाएगी? वसीम मलिक ने बहुत बेहतरीन ट्वीट किया है, कोर्ट रिपोर्टर हैं, नाजरीन मैच तो 2 बरस से एक तरफा खेला जा रहा है। पहले माफ़ी की फरमाइश पर खुफिया पैगाम के सिग्नल लिए गए, मगर हर बार रन आउट, फिर अचानक एक इंटरव्यू का लंबा शॉट खेल दिया गया। लेकिन खेल का असल मजा तो तब है जब दोनों टीमों को बराबर मौका मिले। अब वक्त है स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाने का। असल खिलाड़ी को भी बैटिंग मिलनी चाहिए। वड़ाइच साहब को अडयाला भेजें ताकि अगली इनिंग्स का आगाज हो, तमाशाइयों की तसल्ली भी हो और मैच का मजा दोबाला हो जाए। तो अब सोहेल वड़ाइच को ही भेज दें। एक जानब तो मुलाकात भी कर ली ना उन्होंने ब्रसल्स में हमारे फील्ड मार्शल से, आर्टिकल्स भी लिख दिए, पैगाम रसानी हो गई ठीक ठाक। अब इन्हीं को अडयाला भेजें, देखिए वहां से माफी के बदले क्या जवाब आता है। क्योंकि इमरान खान बहुत सारे सहाफ़ियों को माफ़ी के हवाले से जवाब दे चुके हैं, वकीलों को दे चुके हैं, अपनी टीम को, अपनी पार्टी के कुछ लोगों को दे चुके हैं, जिसमें अलीमीन गंडापुर का नाम आता है। तो अब भेजें सोहेल वड़ाइच साहब को और देखें कि इमरान खान साहब माफ़ी के हवाले से उनको क्या कहते हैं, ताकि जवाब मिल जाएगा ना। अब इनिंग्स तो वही होती है जो दोनों तरफ से खेली जाए। अब यहाँ पर जो एक और खबर आ रही है, एक तो जी सोहेल वड़ाइच साहब ने आर्टिकल में ये भी लिखा है कि फील्ड मार्शल की बकौल इनको जब ओहदा मिला तो पोली क्राइसिस यानी मजमूअतुल बहरान यानी बहुत से बहरानों का सामना था। सवाल ये है कि बहरान हल हुए, कम हुए या मजीद बढ़ गए, ये मोहम्मद उमैर साहब सवाल कर रहे हैं। सदीक जान साहब भी कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत से कमांडर इन चीफ के इख्तियारात और ओहदा वापस लेकर 27वीं तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल को दिया जाएगा। ये सोहेल वड़ाइच साहब अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं। और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तो 5 साल है, लेकिन फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी इसका भी तयन किया जाएगा। ये इस वक्त हालात है। कभी सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि एक और भुट्टो नहीं होने देना चाहिए, खुले आम ये एक धमकी है कि हम एक और, यानी क्या कहना चाह रहा है ये निज़ाम, ये रियासत, ये इदारा, कि माफी मांग ले वरना हम एक और भुट्टो वाला सानिया नहीं चाहते। यानी फिर भुट्टो वाला सानिया भी किसने करवाया? वो फिर बहुत सारी चीजें क्लियर है ना। बंगाल का सानिया भी किसने कराया? फिर सवालात उठते हैं, फिर वो सवालात हम करें तो हम भी गद्दार कहलाते हैं। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट
पढ़ने के हवाले से कह दिया जाए, कोई ट्वीट कर दे तब पर्चे हो जाते हैं। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन तभी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जब होगी तो बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा, वो चेहरे, वो किरदार खुलकर सामने आएंगे कि जो शायद आज तक नहीं आए। अब माफ़ी यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी, आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो हालात हैं, एक और जो आज मुकदमा हुआ है, सेनेटर एजाज चौधरी ने 7 गवाह पेश किए कि वो मुबैना साजिश के वक्त जमान पार्क मौजूद नहीं थे, मगर अदालत ने कहकर गवाहियां रद्द कर दी कि गवाह पीटीआई के लोग हैं। दूसरी जानिब पुलिस के गवाहों के पास कोई सबूत नहीं, सब गवाह सरकारी हैं, मगर इनकी गवाही तस्लीम करने के सरकारी गवाह जबरदस्त, वो हमारा कुत्ता कुत्ता आपका वो एक जो मुहावरा भी इस किस्म का है, आपका टॉमी और हमारा, तो यानी सरकारी गवाहों की गवाहियां बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन एजाज चौधरी के गवाह पेश करेंगे तो कहा जाएगा ये तो पीटीआई के हैं, तो उनके गवाहों को कैसे गवाह माना जाए। अब यहाँ पर पर्चा कर दिया गया है सिर्फ नारे लगाने की वजह से, आयशा भुट्टा और 10 लोगों को 10-10 साल की सजा सिर्फ नारेबाजी करने पर। यहाँ सब कुछ नजर नहीं आएगा, यहाँ पर माफी तलाफी की बात नहीं होगी, लेकिन जो एक छोटा सा सॉरी है वो सिर्फ इसलिए कि खान माफी मांगे और ताकि बस एक किसी की ईगो सेटिस्फाई हो और मामला आगे बढ़ सके। सुहेल वड़ाइच साहब यही बता रहे हैं। सुहेल वड़ाइच के आर्टिकल्स ने मजीद अवाम का गुस्सा जो है वो ज़्यादा किया है, मजीद क्रिटिसिज्म बढ़ा है। सुहेल वड़ाइच जो पैगाम रसानी शायद करना चाह रहे थे, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो नहीं कर पाया एक्यूरेटली, और इसलिए अब उनको आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिखने पड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें, एक मस्खरा, ये अली हैदर गिलानी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, कह रहे हैं कायदे आज़म से किसी ने पूछा कि आप मुल्तान नहीं जाते, लंदन कराची सब जगह जाते हैं, तो कायदे आज़म ने कहा कि मुल्तान में मेरी सूरत में गिलानी मौजूद है। हंसा जाए रोया जाए, कायदे आज़म ने कहा मुल्तान में मेरी सूरत में गिलानी मौजूद है, यानी कायदे आज़म ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी मेरी सूरत में मौजूद है। यानी किस किस किस्म के मस्खरे पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद हैं। ये सारी सिचुएशन एक जानिब तो है ही है, लेकिन दूसरी जानिब हालात ये है कि इस वक्त सवाबी इवन मरी से भी कुछ इतलात आ रही हैं, जो क्लाउड बस्ट हुए हैं, हालात वहाँ पे ख़राब हैं। केपी के अंदर हालात ख़राब हैं, लेकिन केपी के अंदर ख़राब हालात के बावजूद जहाँ वहाँ के वज़ीर और नो डाउट ग्राउंड पर मौजूद है, वहीं पर हैदर सईद जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो अडयाला जेल पहुँचे होते हैं, जो बाकायदा हर एक्टिविटी में आगे आगे होते हैं, वो जब किसी हवाले से ट्वीट करते हैं, सवालों के जवाब मांगते हैं, तो खालिद खान सुपारी जो अली मीन गड्ढापुर के तर्जुमान जैसे लोग माने जाते हैं, वो आगे से क्या कह रहे हैं कि बेटा पेशावर आओ, खुशबू लगा के आपको खाना भी खिलाएंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, और इंशाल्लाह मुतमईन होकर वापस जाओगे। वापसी नामुमकिन भी हो सकती है। यानी जो काम आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो काम आप अपने कारकुनों के साथ करेंगे। आप अपने सूबे पर इस वक्त फोकस करें। अपने कारकुनान को अगर कोई इमरान खान की रिहाई के हवाले से पैकेज बना के या पूरी एक तहरीक का प्लान बना के जवाब नहीं दे सकते, तो धमकियां मत दें इस तरीके से अपने लोगों को। इस किस्म के लोगों को ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो। पूछा जाए कि इतना राइट आपको किसने दिया है कि आप इतनी बड़े लेवल के ऊपर धमकियां दे रहे हैं कारकुनान को। यानी आप किसी खैर तो आप किसी अपोजिट पार्टी को भी नहीं दे सकते, लेकिन अपने ही लोगों को आप इस तरह से आप मुखातिब कर रहे हैं कि वापसी भी नामुमकिन हो सकती है। यानी आप कौन है? आप डॉन है पेशावर के कि कोई पेशावर जा नहीं सकता। तो ये इस किस्म का जो रवैया है अली में गंडापुर के कुछ लोगों का, इस पर बड़े सवालिया निशान है। इस वक्त जो केपी के अंदर सूरत हाल है, वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। इन लोगों को भी जो तर्जुमान है वहाँ के कर भी रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर ग्राउंड पर मौजूद रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। वे केपी के लोग इस टाइम बहुत बड़ी एक आजमाइश और मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। आज सवाबी के अंदर भी 15 लोगों के बह जाने की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट की खबरें आ रही हैं, और 30 अगस्त तक ये सिलसिला, ये स्पेल्स अभी जारी रहेंगे जो खतरनाक स्पेल्स हैं। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। जितनी मदद सलाम मुतासरीन की हम सब मिलकर कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, और उनके लिए दुआ भी करें। अल्लाह पाक जितने भी सलाम मुतासरीन हैं, जितने भी लोग इस वक्त इफेक्टीज़ हैं, जिनके सरों पर छतें नहीं रहीं, जिनके जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, माल नहीं रहा, और जिस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, अबव ऑल जब आपके प्यारे आपके साथ ना रहें, तो दुआ करें उनकी मुश्किलात में आसानियाँ हों। और ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, कभी ओलों का पड़ना, कभी इस किस्म के सैलाब, सब कुछ ये पैगाम, ये शायद नेचर के कुछ पैगाम भी हैं। ऑल्दो हमने नेचर से छेड़छाड़ बहुत की, क्लाइमेट चेंज पर कभी काम नहीं किया, हम वही सह रहे हैं, लेकिन नेचर के, कुदरत के पैगामात भी हैं, क्योंकि हमारे जो करतूत हैं, हम जिस तरीके से जुल्म ढाई जा रहे हैं मुल्क के अंदर, जो इंसाफ की हालात है, वो मैं और आप हम सब जानते हैं। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मजीद अपडेट्स अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। अल्लाह के बाद।